हेलो फ्रेंड्स, लाइफ पेज के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर हम जो एनसीईआरटी की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, उसमें आज ज्योग्राफी 7th क्लास की एनसीईआरटी का 6वें अध्याय को डिस्कस करेंगे। और जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में इस बात को इन्फॉर्म किया था कि हम पॉलिटी की एनसीईआरटी को भी इस प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट करने वाले हैं, तो संभवतः मंडे से उसे भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आप अपने लेवल पर 6th क्लास की एनसीईआरटी पॉलिटी को पढ़ना स्टार्ट कर दें और फिर हम भी उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और उसका भी पैटर्न ज्योग्राफी के जैसा ही रहेगा, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। तो आप मेंटली उसके लिए भी प्रिपेयर रहें। और चलिए फिर आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो चैप्टर है, अध्याय 6, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। तो प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन आज की जो चर्चा होगी, ये विश्व स्तर पर प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के विषय में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके बाद ये 12th क्लास की एनसीईआरटी में फिर से और व्यापक स्तर पर इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके क्लासिफिकेशन वहाँ पर और ज़्यादा विस्तृत हो जाएंगे और वहाँ तक जब हम 12th क्लास की एनसीईआरटी में पहुँचेंगे तब हमारी जलवायु से संबंधित और बेहतर समझ हो जाएगी। और क्योंकि जलवायु ही मुख्य फैक्टर होता है प्राकृतिक वनस्पतियों को प्रभावित करने वाला, तो तब हमारी ओवरऑल जो समझ है और यहाँ से आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके हल हो जाएंगे। आज की क्लास में भी हम 7th क्लास की एनसीईआरटी से जितने क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं उन्हें भी आज के डिस्कशन में उनको भी शामिल किया गया है। तो एक बात और है कि हमने 6th क्लास की एनसीईआरटी को जब डिस्कस किया था तो उसका जो लास्ट चैप्टर था, भारत की जलवायु, वनस्पति एवं वन्यजीव, तब हमने भारत के विषय में भारत की जलवायु, वनस्पति और वहाँ पाए जाने वाले जीवों के विषय में कुछ जानकारी को पढ़ा है। तो आप उस चैप्टर को यहाँ से लिंक कर सकते हैं, क्योंकि आज हम इसे व्यापक स्तर पर, विश्व स्तर पर पढ़ने वाले हैं और भारत भी विश्व का भाग है। तो आप उस चैप्टर को यहाँ से लिंक कर लेंगे तो आपकी ओवरऑल जो समझ है वो बेहतर होगी। तो चलिए फिर आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अब आज का जो हमारा पहला बिंदु होगा, तो हम वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से फैक्टर हैं जिससे प्राकृतिक वनस्पति प्रभावित होती है, उनकी ग्रोथ प्रभावित होती है, इसके विषय में समझेंगे। दूसरा बिंदु हमारा होगा कि वनस्पतियों का वर्गीकरण, इसका जो क्लासिफिकेशन किया जाएगा, तो हम मुख्य रूप से इन्हें वन, घास स्थल और झाड़ियों में वर्गीकृत करते हैं। और फिर इसके बाद हम तीसरा जो बिंदु होगा आज का हमारा, वो होगा कि वनस्पतियों का वितरण एवं वन्यजीव। तो वनस्पतियों का जो वितरण है, व्यापक स्तर पर देखेंगे कि इसका जो वितरण है, उस वितरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं और वहाँ पर इनके विकास के लिए कौन-कौन सी अनुकूल दशाएँ हैं, जो इन वनस्पतियों को विकास में सहायक होती हैं। तो इन सभी बिंदुओं पर आज का डिस्कशन होगा। तो आज का हम पहला टॉपिक उठाते हैं कि वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक। वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक, इसकी भी चर्चा हमने प्रीवियस क्लास में थोड़ा बहुत किया था कि प्राकृतिक वनस्पति मुख्य रूप से जलवायु के द्वारा प्रभावित होती है। जलवायु जलवायु ही प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करती है मुख्य रूप से। ये हमने प्रीवियस क्लास में इस बात को डिस्कस किया था। यदि जलवायु में परिवर्तन होता है तो यहाँ की वनस्पति में भी परिवर्तन हो। ये जो डेल का जो चिन्ह है, ये परिवर्तन को
शो करता है। तो इसे आपको लिखना नहीं है इस फॉर्म में, लेकिन मैं बस शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए ये बता रहा हूँ कि जलवायु में यदि परिवर्तन होता है, तो वहाँ की वनस्पति में भी आपको बदलाव या परिवर्तन देखने को मिलता है। तो जलवायु के कौन-कौन से घटक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं, तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, 6th क्लास की एनसीईआरटी में, कि जलवायु का सबसे महत्वपूर्ण घटक जो है वर्षा की मात्रा, ये मुख्य रूप से प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करती है। इसके साथ हम तापमान को भी रख सकते हैं। ये तो मुख्य फैक्टर होते हैं जो प्राकृतिक वनस्पति को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। इसके साथ नमी की मात्रा, ऊंचाई, ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई, कि उस क्षेत्र में मिट्टी की जो परत है वो कितनी मोटी है या कितनी पतली है। क्योंकि जितनी मोटी परत होगी मिट्टी की, वहां पर पेड़ पौधों की जड़ें उतनी ही नीचे तक उनका विकास होगा, और नीचे जितनी गहराई तक वो जाएँगी, तो वो ऊपर भी उतना ही विकास कर सकती हैं, उतनी ऊँचाई तक, और उसको मजबूती भी वो प्रदान करेंगी। सपोज़ करो, और ऊँचाई भी उसको प्रभावित करेगी। हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ के आए हैं कि ऊँचाई के साथ क्या होता है? ऊँचाई के साथ टेम्परेचर में क्या आती है? कमी आती है। टेम्परेचर में कमी आती है, जिसके फलस्वरूप आपको वहाँ की जलवायु में परिवर्तन आ जाता है, और आपको वहाँ की वनस्पति में भी भिन्नता देखने को मिलती है। वनस्पति में भिन्नता देखने को मिलती है। और ढाल, यदि आप पर्वतीय भाग में देखेंगे, तो पर्वतीय भाग में कहाँ पर ढाल है, या पठारी भाग में कहाँ उसका मंद ढाल है, तो वो भी, क्योंकि वो मिट्टी के विकास को प्रभावित करता है ढाल, वहाँ पर पानी का बहाव को रोकने में, या वहाँ यदि तीव्र ढाल है, तो वहाँ का पानी बहुत तेजी से फ्लो हो जाएगा, बह जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत मिट्टी की पतली परत का विकास होगा। तो वहाँ पर वनस्पतियाँ भी अ, कम विकसित होंगी। तो ढाल भी क्या होगा, वनस्पति के विकास को प्रभावित करेगा। आप एक ऊँचाई के लिए चाहें तो आप इस प्रकार से एक छोटा-सा फिगर बना सकते हैं ये पर्वत का। तो आपको यहाँ पर जो इसका आधार भाग है, यहाँ पर आपको साल, सागौन के वृक्ष देखने को मिलेंगे। साल के वृक्ष मिल सकते हैं, सागौन के वृक्ष देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जैसे-जैसे ऊँचाई बढ़ती है, इन वनस्पति में आपको भिन्नता देखने को मिलती है, और जैसे ही आप अ, कुछ ऊँचाई तक पहुँचते हैं, तो फिर आपको शंकुधारी, आपने इस बात को भी लास्ट क्लास में पढ़ के आए हैं कि यहाँ पर आपको ऊँचाई पर आपको शंकुधारी वन देखने को मिलते हैं। हालाँकि शंकुधारी वन आपको उच्च अक्षांशीय क्षेत्र पर भी देखने को मिलते हैं। तो तापमान कैसे प्रभावित करेगा? तापमान, इसे आप अक्षांश से जोड़ के देखेंगे, अक्षांश के साथ, कि जो निम्न अक्षांश होंगे, निम्न अक्षांश जो होंगे 0 डिग्री के आसपास, 30 डिग्री के आसपास, तो ये जो अक्षांश है, यहाँ का जो तापमान है, अधिक होता है, और अधिक होने के कारण यहाँ पर अ, हवाएँ तीव्र गति से ऊपर उठती हैं, और हवाएँ जब तीव्र गति से ऊपर उठेंगी, तो फिर उनका संघनन होगा, और फिर वो वर्षा के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न करती हैं। तो ये दोनों जो कारक हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। फलस्वरूप वहाँ वर्षा की मात्रा भी अधिक होगी, तो जो वनस्पति के विकास में सहायक होगी। तो आपको यदि किसी एग्ज़ाम में कोई ऑप्शन पूछ लेता है कि वनस्पति को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से कारक होते हैं, तो आप इन फैक्टर्स को, इन कारकों को ध्यान में रख सकते हैं। और आगे हम अभी देखेंगे, जब विश्व में इनका वितरण देखेंगे, तब ये सारे फैक्टर उनको प्रभावित करेंगे। तो आगे और स्पष्टता होगी इन्हीं बिंदुओं पर। दूसरा बिंदु है आज का हमारा, कि वनस्पतियों का वर्गीकरण। तो वनस्पतियों को मुख्यतः यहाँ पर 3 श्रेणियों में यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है। 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है वन, इसे चाहे तो आप ए लिख सकते हैं, वन। बी है हमारा घास स्थल या ग्रासलैंड, और तीसरा है झाड़ियाँ, इसे आप सी नाम दे दें। तो वनस्पतियों को हमने मुख्य रूप से 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्दर इनका सब डिवीज़न होगा, लेकिन अभी मुख्य रूप से हमने इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो है वन,
और दूसरे हैं घास स्थल और तीसरे हैं झाड़ियाँ। तो जो वन है ये उन क्षेत्रों में विकास होता है वनों का जहाँ पर उपयुक्त तापमान हो और पर्याप्त वर्षा हो। और घास स्थल का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पर मध्यम वर्षा होती है। और झाड़ियों का विकास शुष्क क्षेत्रों में होता है या रेगिस्तानी क्षेत्रों में। तो इन्हीं बिंदुओं पर आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे इनके कि कैसे इनका विकास होगा और इनके लिए वो जो परिस्थितियाँ हैं, कौन-कौन से कारक उत्तरदायी हैं, वहाँ पर किस प्रकार के पेड़-पौधे पाए जाते हैं, किन देशों में पाए जाते हैं या महाद्वीपों के किन हिस्सों में आपको देखने को किस प्रकार के वन देखने को मिलेंगे, तो उनकी सारी विशेषताओं को हम आगे पढ़ने ही वाले हैं। क्योंकि वनस्पतियों को जलवायु मुख्य रूप से प्रभावित करती है, तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि जलवायु किस क्षेत्र की जलवायु किन अक्षांशों पर आपको किस प्रकार की जलवायु मिलती है, वो यदि आपको पता रहे, तो आप संबंधित वनस्पतियों के विषय में भी पता लगा सकते हैं। कि जैसे ये जो फिगर मैंने ऐड किया है ये वाला, ये एनसीईआरटी में अभी तो नहीं दिया है, लेकिन ये 11th की या 12th की एनसीईआरटी में इस फिगर को दिया गया है, तो वो अभी मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया है क्योंकि जब हम वनस्पतियों को पढ़ रहे हैं, तो साथ में आपको जलवायु प्रदेश भी पता रहे, तो इससे क्या होगा कि किस प्रकार की जलवायु में, किस प्रकार की वनस्पतियों का विकास होगा, इसको आप बेहतर तरीके से समझ पाएँगे। यदि हम मान लें कि ये जो फिगर है पूरा, ये एक आदर्श महाद्वीप है। मतलब ये महाद्वीप का एक आइडियल फॉर्म है। इसे हम ऐसा कोई महाद्वीप एग्ज़ैक्ट तो नहीं है, लेकिन हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि एक आदर्श महाद्वीप का ये मॉडल है। तो ये जो आदर्श महाद्वीप है, तो आपको महाद्वीपों के विषय में पता है कि हमारे 7 महाद्वीप हैं और हमने उनके डिटेल में 6th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ा है। तो आप उनको रिवीज़न करते रहें। अब हम सिर्फ़ उनका यूज़ करेंगे। तो आपको ध्यान आना चाहिए कि एशिया महाद्वीप कौन है, यूरोप महाद्वीप कौन-सा है और दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप। तो इन सारे के विषय में अब सिर्फ़ टर्म जब यूज़ करूँगा मैं, तो आपको लिंक करना है चीज़ों को। तो यदि हम किसी आदर्श महाद्वीप की कल्पना कर लेते हैं, तो किसी भी महाद्वीप में 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ में या फिर साउथ की ओर जाएँ, तो आपको क्या मिलेगा? विषुवतीय जलवायु प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। इसे हम बोलते हैं जब हम जलवायु के विषय में और इसके क्लासिफिकेशन के विषय में 11th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, तब आपकी जलवायु से संबंधित जो समझ है, वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। लेकिन अभी हमें इस चैप्टर को डिस्कस करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको शामिल किया है, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो विषुवतीय जलवायु प्रदेश आपको कहाँ से कहाँ तक मिलेगा? 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में और 10 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश के बीच में जो क्षेत्र पाया जाता है, इसे हम क्या नाम देते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। आई थिंक ये सब दिख रहा होगा आपको। उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय जलवायु। और 30 डिग्री से 45 डिग्री का जो क्षेत्र है, इसे हम कहते हैं उपोष्ण जलवायु, उपोष्णकटिबंधीय जलवायु। इसके जो ऊपर वाला है, 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में 45 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में, इसे बोलते हैं समशीतोष्ण समशीतोष्ण जलवायु प्रदेश। और ये वाला फिर ध्रुवीय क्षेत्र कहलाएगा। ध्रुवीय और उपध्रुवीय क्षेत्र। तो यहाँ पर यदि एक महाद्वीप को हम एक आदर्श महाद्वीप या कॉन्टिनेंट को हम इस तरीके से अब हम डिवीजन कर लेते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश से 10 डिग्री अक्षांश के बीच को आप कौन सा क्षेत्र कहेंगे? विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश कहेंगे। वहाँ की जो जलवायु होगी, वो विषुवतीय जलवायु के प्रकार की होगी। अच्छा,
10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में उष्णकटिबंधीय जलवायु होगी, 30 से 45 उपोष्णकटिबंधीय, 45 से 60 आपको समशीतोष्ण जलवायु मिलेगी और 60 से 90 डिग्री के बीच में आपको टुंड्रा जलवायु प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। इसे आप ध्रुवीय जलवायु क्षेत्र भी कह सकते हैं। अब जो उष्णकटिबंधीय जलवायु है, यदि ये एक महाद्वीप है, यदि ये पूरा एक महाद्वीप है, तो इस उष्णकटिबंधीय जलवायु का जो पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग जो है, ये कहलाएगा आपका मानसूनी जलवायु प्रदेश। इसे अभी आप थोड़ा समझ लें। और जो इसका मध्य भाग है, मतलब महाद्वीप का जो मध्य भाग है उष्णकटिबंधीय रीजन में, उसे हम सवाना जलवायु क्षेत्र कहेंगे। और जो इसका पश्चिमी भाग है महाद्वीप का, वो कहलाएगा मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। आप देखेंगे कि सभी महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में आपको मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश देखने को मिलेगा, 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में। तो ये एक जलवायु फैक्टर के कारण ही आपको इस प्रकार का जलवायु प्रदेश देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो पवनें हैं, वो उनका अवतलन होता है, वो नीचे की ओर बैठती हैं, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर क्या होता है, हाई प्रेशर डेवलप होता है, जिसके कारण यहाँ पर मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश उत्पन्न होता है। तो इनके विषय में हम डिटेल में जलवायु की जब टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ नाम समझ लें। और उपोष्णकटिबंधीय या सब ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट रीजन है यहाँ पर, जो 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में है, इसका जो पूर्वी महाद्वीप का जो भाग होगा, महाद्वीप का जो पूर्वी भाग होगा, उसे चीन तुल्य जलवायु प्रदेश कहते हैं। इसके मध्य में आपको स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश मिलेगा और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश के पश्चिमी भाग में आपको भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश कहते हैं। तो भूमध्य सागरीय जलवायु आपको सभी महाद्वीपों में पश्चिमी भाग में देखने को मिलेगी। स्टेपी तुल्य जो जलवायु प्रदेश होंगे वो आपको महाद्वीप के बीच में देखने को मिलेंगे और जो चीन तुल्य जलवायु प्रदेश होगा वो महाद्वीप के पूर्वी भाग में देखने को मिलेगा। इस प्रकार से हम 45 से 60 डिग्री जो समशीतोष्ण जलवायु प्रदेश है, इसे भी इसका भी डिवीजन कर देते हैं। तो ये जो होगा लॉरेंशियन तुल्य जलवायु कहलाएगा, मध्य वाला भाग साइबेरियन तुल्य जलवायु कहलाएगा और ये जो पश्चिमी महाद्वीप का जो भाग होगा वो ब्रिटिश तुल्य जलवायु कहलाएगा। तो समशीतोष्ण जलवायु को भी हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिए, इसके जो पूर्वी भाग, मध्य भाग और पश्चिमी भाग। इस प्रकार से और फिर जो 60 डिग्री नॉर्थ या साउथ अक्षांश जो होगा इसका, ये टुंड्रा जलवायु प्रदेश, इसे पूरा नाम दिया जाता है। इसे हम आगे और डिवीजन करेंगे 11th क्लास की एनसीईआरटी में। इसे हम मुख्य रूप से जो डिवीजन किया गया है यहाँ पर, उसे वनस्पतियों को समझने के लिए हमने डिवाइड किया है, ताकि आप जब वनस्पतियों को समझें तो संबंधित क्षेत्र की आपको जलवायु का पता रहे, तो आप बेहतर तरीके से लिंक कर पाएंगे कि किस प्रकार की जलवायु में किस प्रकार की वनस्पतियों का विकास होता है। तो ये फिगर अभी फिलहाल तो 7th क्लास की एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, तो इसका वेट आप 11th क्लास की एनसीईआरटी को जब हम डिस्कस करेंगे तब तक करें। और अभी प्राकृतिक वनस्पतियों को समझने के लिए इसे यूज करेंगे। तो चलिए फिर एक एक वनस्पतियों के बारे में आप डिटेल में अध्ययन करते हैं। तो पहला बिंदु आज हम उठाएंगे वनस्पतियों का जो वर्गीकरण करे थे हमने, पहला वर्गीकरण था हमारा वन। तो वन के अंतर्गत पहले वन उठाते हैं हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, या इन्हें ही कहते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो आपने भारत के विषय में जो पढ़ा था 6th क्लास की एनसीईआरटी में, वहां पर भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में, भारत में किन किन क्षेत्रों में वो पाए जाते हैं, इसके विषय में आपने पढ़ा था कि भारत का जो पश्चिमी घाट है, नॉर्थ ईस्ट के रीजन है, तो यहाँ पर आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिल रहे थे, क्योंकि वहां पर वर्षा औसत से अधिक मात्रा में वर्षा होती थी। तो यहाँ पर भी मुख्य फैक्टर तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा कि यहाँ पर भी वर्षा की मात्रा जहाँ पर अधिक होगी, तो वहां पर आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलेंगे। तो आज हम जो चर्चा है आज की, वो विशेष रूप से विश्व स्तर पर करेंगे। तो इनका जो क्षेत्र होगा, जब हम किसी भी वनों का जब वर्गीकरण जब हम यहाँ पर डीप में पढ़ रहे हैं, डिटेल में, तब आप किन किन बिंदुओं को देखेंगे यहाँ पर कि वो किन अक्षांशों के बीच में पाया जा रहा है, वहाँ का मौसम किस प्रकार का है,
वहाँ पर किस प्रकार के पेड़ पाए जा रहे हैं और किस प्रकार के वन्य जीव वहाँ पर मिल रहे हैं आपको। तो इन बिंदुओं को आपको हर प्रत्येक वनों के साथ इन्हीं बिंदुओं को देखना है। इससे आपकी जो मेंस की आंसर राइटिंग भी होगी, उसका भी एक क्रम हमारा डेवलप होगा कि यदि हमें वनों के विषय में लिखना होगा, तो हम उनकी अक्षांशीय स्थिति के बारे में बताएँगे, वहाँ की मौसमी दशाएँ, जलवायु दशाएँ के बारे में बताएँगे। इसके बाद वहाँ पर किस प्रकार के वन मिलते हैं, किस प्रकार के जानवर आपको देखने को मिलते हैं, कौन से पक्षी वहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। हो सकता है कि आपको प्रत्येक वन में इन सभी बिंदुओं पर फैक्ट ना मिले, लेकिन हमारा जो एक क्रम होगा, वो इसी आधार पर होगा। तो आप अभी पाएँगे कि आप इसी वे पे सभी प्रकार के वनों को डिस्कस करेंगे। यदि हम मुख्य रूप से आज की हम बात करें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे। मतलब 0 डिग्री से जो 30 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ पर आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या वर्षा वन देखने को मिलेंगे। मुख्य रूप से यदि हम और थोड़ा-सा स्पेसिफिक हो जाएँ, तो 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ की ओर, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ की ओर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलेगा। यहाँ का जो मौसम होता है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है, तो यहाँ सूर्य ताप की मात्रा आपको अधिक प्राप्त होती है, जिससे यहाँ का मौसम कैसा होगा? गर्म होगा। अब सूर्य ताप को मैं यहाँ पर डिफाइन नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस चीज़ को प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर दिया है। यदि वो टर्म आज यहाँ पर हमारी लैंग्वेज में आएगी, तो हम हर बार उसको डिफाइन नहीं करेंगे। आपको अब वो समझ में आना चाहिए। उन टर्मों का मतलब या उन शब्दावली का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। और इसीलिए हमने बेसिक से क्लास को स्टार्ट किया है, ताकि आपकी समझने में आपको कोई दिक्कत ना जाए। अच्छा, यहाँ जो वर्षा होगी, वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में या वो विषुवतीय क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होती है, और यहाँ पर कोई भी मौसम शुष्क नहीं होता है। चाहे तो आप इस बात को भी लिखना है कि कोई मौसम शुष्क नहीं होता है, कोई मौसम शुष्क नहीं होता है। और कोई मौसम शुष्क नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। मतलब यहाँ पर साल भर हरी वनस्पतियाँ देखने को मिलती हैं। इसी वजह से इन वनों को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहा जाता है। और साथ में आप एक बात और लिख लें कि यहाँ पर वनस्पतियों की विविधता भी बहुत अधिक होती है। आगे हम इस बात को भी लिख सकते हैं। यहाँ पर वनों की हमने चर्चा किया था कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में वृक्षों की सघनता बहुत अधिक होती है, जिसके कारण जो सूर्य का प्रकाश है वो सतह तक नहीं पहुंच पाता। तो इस फैक्ट को भी आप याद रखें। आप इस फिगर में ये जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन दिए गए हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इन वनों की सघनता कितनी अधिक होती है। तो सूर्य का जो प्रकाश आता है, तो वो जब सूर्य से जो प्रकाश आता है, तो वो इन वनों को भेदते हुए सतह तक नहीं पहुंच पाता, इनकी सघनता के कारण। तो किस प्रकार के वनों में इस प्रकार की विशेषता देखने को मिलेगी? तो आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में देखने को मिलेगी। अच्छा, यहाँ जो लकड़ियाँ पाई जाती हैं, वो काफ़ी कठोर होती हैं, इसीलिए इसे बोला गया है दृढ़ काष्ठ वृक्ष। मतलब यहाँ जो वृक्ष होते हैं, इनकी जो लकड़ियाँ होती हैं, वो काफ़ी कठोर होती हैं। इसके एग्ज़ाम्पल मुख्य रूप से आपको याद रखना है रोज़वुड, महोगनी, आबनूस आदि। तो इनके आप एग्ज़ाम्पल याद कर लें। और यहाँ पर वृक्षों की या फिर वनस्पति की विविधता भी बहुत अधिक देखने को मिलती है। वनस्पति जो होती है, इसकी विविधता मतलब डाइवर्सिटी, ये भी बहुत अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर वनस्पतियों के विकास के लिए अनुकूल दशाएँ हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी में कुछ फैक्ट भी दिए हुए हैं, तो इसे भी आप थोड़ा ज़ूम करके दिखा देता हूँ कि ब्राज़ील की उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जो ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। तो कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के फेफड़े के समान अ, किस देश के वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आपको देखने को मिलते हैं? तो वो हैं ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हैं, जिन्हें पृथ्वी की फेफड़ा कहा जाता है।
तो इस बात को आप किसी एग्जाम में फैक्ट के तौर पर पूछा जा सकता है। ऐसे ही एक और फैक्ट यहाँ पर दिया है कि एनाकोंडा ये विश्व का सबसे बड़ा सांप है जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है और यह मगर जैसे बड़े जानवर को मार और खा सकता है। तो आपको ये इस बात को पता होना चाहिए कि एनाकोंडा जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है। कई बार मैच द कॉलम आ जाए तो आपको ये पता रहे। तो आपने यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के विषय में पढ़ा है। इसके एग्जाम्पल भी आपको साथ में याद रखना है, रोजवुड, महोगनी, हॉगनूस, और ये भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के निकट पाए जाते हैं। यहाँ मौसम गर्म होता है, वर्षा अत्यधिक होती है और वृक्षों की सघनता इतनी अधिक होती है कि सूर्य का प्रकाश जो है सतह तक नहीं पहुंच पाता। इन सारी बातों को आप यहाँ पर लिख सकते हैं और आप आगे देखेंगे कि इनसे संबंधित प्रीवियस ईयर में बहुत से क्वेश्चन आए हुए हैं। यूपीएससी ने तो क्वेश्चन पूछा ही है, साथ में अदर स्टेट ने भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये जो चैप्टर है इस दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और बहुत ईज़ी क्वेश्चन होते हैं यहाँ से। तो आप 1-2 बार रिवीजन करेंगे तो ये आपके कंट्रोल में आ जाएगा। दूसरे प्रकार के जो वन हैं हमारे, वो हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन या इन्हें पर्णपाती वन भी बोला जाता है। पर्णपाती, पतझड़ को ही क्या लिख सकते हैं, पर्णपाती भी लिख सकते हैं। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन या पर्णपाती वन, इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट या मानसून फॉरेस्ट। तो ये आपको कहाँ-कहाँ देखने को मिलते हैं कि ये भारत में भी मिलेंगे आपको, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में और मध्य अमेरिका में। तो जब मैं बोल रहा हूँ उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग आपको समझ में आना चाहिए, मध्य अफ्रीका का क्षेत्र दिखना चाहिए आपको। ये अपनी जो पत्तियां हैं विशेष मौसम में क्या करते हैं, गिरा देते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, पर्णपाती वन या पतझड़ वन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी पत्तियां एक समय में गिर जाती हैं सभी। तो इस वन को आप देख सकते हैं, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को दिखाया गया। इनकी भी लकड़ियां कठोर होती हैं और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे साल, सागौन, नीम, शीशम। तो इन्हीं एग्जाम्पल को हमने भारत के संदर्भ में भी याद किया था। भारत में भी साल, सागौन, नीम, शीशम के वृक्ष आपको देखने को मिल रहे थे और भारत में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन काफी विस्तृत क्षेत्र में आपको मिल रहे थे। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़, इन सभी क्षेत्रों में आपको उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन भारत में देखने को मिल रहे थे और विश्व स्तर पर आपको उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में और मध्य अमेरिका में भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ की भी जो जलवायु होगी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो यहाँ पर इस प्रकार की वनस्पतियों का विकास देखने को मिलेगा। यहाँ जो वन्य जीव या वन्य प्राणी आपको देखने को मिलते हैं वो हैं बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर और बंदर। इनको कम से कम एक बार रीडिंग आप ले लेंगे तो कई बार मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन आते हैं तो वो आप उन्हें हल करने की स्थिति में हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ जो लकड़ियां पाई जाती हैं इनका मुख्य रूप से उपयोग किस में किया जाता है, फर्नीचर में, यातायात की निर्माण सामग्री में इनका उपयोग किया जाता है। तो आई होप कि हमारे ये 2 बिंदु कंप्लीट होते हैं। तीसरे प्रकार की वन की हम चर्चा करते हैं, शीतोष्ण सदाबहार वन। एक बात और, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे मानसूनी वन, ये महाद्वीपों के पूर्वी भाग में और पूर्वी भाग में मुख्य रूप से देखने को मिलेंगे। तो जो 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में जब हमने अभी जलवायु को डिवीजन किया था, जिसे हमने मानसूनी जलवायु बोला है, उन क्षेत्रों में आपको उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन देखने को मिलेंगे। अब हम तीसरे बिंदु पे बात करते हैं, शीतोष्ण सदाबहार वन, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो शीतोष्ण, शीतोष्ण का मतलब आप 30 डिग्री से 45 डिग्री का जो क्षेत्र है और वो भी इसका महाद्वीप का पूर्वी भाग, वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो शीतोष्ण कहने से मतलब है कि आपको शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आपको दिखना चाहिए, इसीलिए मैंने वो वाला फिगर जलवायु वाला ऐड किया है। तो शीतोष्ण कटिबंध ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्र कहलाता है। तो मध्य अक्षांशीय तटीय प्रदेशों में आपको इस प्रकार के वन देखने को मिलेंगे और ये जो है महाद्वीपों के कहाँ पर पाया जाएगा, पूर्वी किनारों पर आपको देखने को मिलेगा सामान्य तौर पर। जैसे कि साउथ ईस्ट अमेरिका में, साउथ चाइना में और साउथ ईस्ट ब्राजील, इन क्षेत्रों में आपको
शीतोष्ण सदाबहार वन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सभी महाद्वीप के किस हिस्से में अवस्थित हैं या इनका विकास हुआ है, ये महाद्वीपों के पूर्वी भाग में इनका विकास हुआ है। क्यों? क्योंकि शीतोष्ण जो जलवायु प्रदेश है, जिसे हमने चीन तुल्य जलवायु प्रदेश कहा है, वहाँ पर आपको इस प्रकार की वनस्पति मुख्य रूप से देखने को मिलेगी। ये जो वनस्पति है, यहाँ पर ओक या इसे बांज भी बोला जाता है हिंदी में, चीड़ या पाइन और यूकेलिप्टस की वनस्पति आपको शीतोष्ण सदाबहार वन में देखने को मिलती है। इन्हें सदाबहार इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी भी पत्तियां साल भर आपको हरी-भरी दिखाई देती हैं। तो इन एग्जाम्पल को आपको साथ में याद करना है। तो शीतोष्ण सदाबहार वनों के विषय में इतना ही जानकारी। आप इस फिगर में इस प्रकार की वनस्पति को देख सकते हैं। तो हमने 3 बिंदुओं पर बात कर लिया है। चौथे नंबर पे हम शीतोष्ण पर्णपाती वन। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे शीतोष्ण पर्णपाती वन। ओके। शीतोष्ण पर्णपाती वन जो है टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट, ये उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर आपको प्राप्त होंगे और ये महाद्वीपों के उत्तर पूर्वी किनारों पर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे नॉर्थ ईस्ट अमेरिका के भागों में आपको देखने को मिलेगा, चाइना के पूर्वी भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में भी आपको देखने को मिलेगा। न्यूजीलैंड जो दक्षिणी अक्षांश की ओर बढ़ेंगे आप उच्च अक्षांशों में, तो आपको न्यूजीलैंड में भी शीतोष्ण पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ये यूरोप के पश्चिमी भागों में भी शीतोष्ण पर्णपाती वन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये कहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको? उच्च अक्षांशों में। इस बात को आप ध्यान रखें। और महाद्वीपों के एक उत्तर पूर्वी भागों में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, इनके भी एग्जाम्पल यहाँ पर भी वनस्पतियां कौन कौन सी मिल सकती हैं? बांज या ओक का वृक्ष, एस और बीच के वृक्ष। यहाँ पर जो वन्य प्राणी हैं या वन्य जीव हैं, वो आपको हिरण, लोमड़ी, भेड़िए, ये सभी। क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें कुछ समझाने वाला बहुत ज्यादा बस ये बात है कि आपको किस प्रकार की जलवायु में और किन क्षेत्रों में किस प्रकार के वनों का विकास हुआ है। बाकी आपको फिर कुछ फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे कि वनस्पतियों के नाम तो आपको याद रखना पड़ेगा, वन्य जीव वहां पर किस प्रकार के पाए जा रहे हैं उनको याद रखना पड़ेगा, कौन से पक्षी वहां पर हैं, कुछ फेमस पक्षी हैं जो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो आप इनके नाम कम से कम याद रखें। जैसे कि यहाँ पर जो पक्षी है फिजेंट और मोनाल पक्षी, यहाँ पर इनके फिगर में भी ये दर्शाया है। जैसे ये मोनाल पक्षी है, ये फिजेंट है, तो इनके फिगर को भी थोड़ा सा देखते हुए आप एक दो बार रीडिंग ले लें तो ये आपके दिमाग में बैठेंगे। ये सभी आपको कहाँ पर मिलेंगे? शीतोष्ण पर्णपाती वन। अब हम एक और महत्वपूर्ण वनस्पति है भूमध्य सागरीय वनस्पति। भूमध्य सागरीय वनस्पति, इसे हम 5वां नंबर दे देते हैं। इसे मेडिटेरियन वेजिटेशन कहते हैं इंग्लिश में। ये महाद्वीपों के पश्चिमी भाग और दक्षिण पश्चिमी किनारों पर पाई जाती है। आप जब जलवायु का डिवीजन कर रहे थे तब आपने देखा था कि 30 से 45 डिग्री जिसे हमने उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश बोला था, उसके पश्चिमी भाग में आपको भूमध्य सागरीय जलवायु देखने को मिल रही थी। तो भूमध्य सागरीय उसी जलवायु में पश्चिमी भाग में, क्योंकि वो महाद्वीप के पश्चिमी भाग में थी, तो इस प्रकार की वनस्पति भी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? सामान्य तौर पर महाद्वीप के पश्चिमी भाग में। और इस वनस्पति का नाम भूमध्य सागरीय वनस्पति क्यों पड़ा? क्योंकि अधिकांशतः ये जो वनस्पति है, ये भूमध्य सागर के समीप वाले क्षेत्रों में जो अवस्थित हैं, यूरोप, अफ्रीका और एशिया का जो भाग है, जो भूमध्य सागर के आसपास अवस्थित है, वहां पर आपको अधिकांशतः भूमध्य सागरीय वनस्पति देखने को मिलती है। लेकिन सिर्फ मेडिटेरियन सी जो है या भूमध्य सागर के आसपास ही इस प्रकार की वनस्पतियों का विकास नहीं हुआ है, बल्कि भूमध्य सागर के बाहर के जो क्षेत्र हैं, वहां पर भी आपको भूमध्य सागरीय वनस्पति देखने को मिलती है। तो इनके नाम भी आपको विशेष रूप से याद रखना। कई बार क्वेश्चन घुमाने के लिए भी आ जा सकता है कि भूमध्य सागर के आसपास ही भूमध्य सागरीय वनस्पति देखने को मिलती है या फिर भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों में भी आपको
भूमध्य सागरीय वनस्पति देखने को मिलेगी। तो हम कुछ एग्जाम्पल बता सकते हैं, जैसे कि कैलिफोर्निया जो कि यूएसए में है, यहाँ पर भी आपको भूमध्य सागरीय वनस्पति देखने को मिलेगी। अफ्रीका का जो दक्षिण पश्चिमी भाग है, तो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में साउथ वेस्ट साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका के भी दक्षिण पश्चिम में मिल जाएगा। और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के भी दक्षिण पश्चिम में आपको इस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलेगी भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय वनस्पति का जो विकास है वो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में होता है। तो यहाँ जो ग्रीष्म ऋतु होती है इस क्षेत्र की, ये गर्म और शुष्क होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप याद कर लें कि ग्रीष्म ऋतु जो होती है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की, ये गर्म और शुष्क होती है, जबकि यहाँ की जो शीत ऋतु है वो वर्षा वाली होती है। जैसे भारत में तो ग्रीष्म ऋतु में आपको वर्षा देखने को मिलती है, जून से लेकर के जून जुलाई अगस्त सितंबर तक के जो महीने में आपको वर्षा ऋतु देखने को मिलती है भारत में। ऐसे ही विश्व के अधिकांश हिस्सों में ग्रीष्म ऋतु में ही वर्षा होती है। लेकिन जलवायु जो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश है, वहां पर आपको ग्रीष्म ऋतु में वर्षा देखने को नहीं मिलती है, बल्कि शीत ऋतु में वर्षा देखने को मिलती है। तो यहाँ किस कारण से शीत ऋतु में वर्षा होती है, इसे हम क्लाइमेटोलॉजी जब डीप में पढ़ेंगे तब वहां पर देखेंगे कि वहां पर वर्षा होने का क्या कारण है। लेकिन अभी आप फैक्ट के तौर पर इसे याद कर लें कि भूमध्य सागरीय इस प्रकार की जलवायु है जहां पर ग्रीष्म ऋतु में वहां का मौसम गर्म और शुष्क बना रहता है, लेकिन शीत ऋतु में वहां पर वर्षा होती है। अच्छा, यहाँ पर जो ये जो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश है, ये मुख्य रूप से यहाँ पर फलों का उत्पादन किया जाता है। नींबू वंश या सिट्रस एसिड जो होता है, अम्ल, मतलब खट्टे फल जो होते हैं, उनका उत्पादन इन क्षेत्रों में, रसेदार फलों का उत्पादन बहुत अधिक किया जाता है, जैसे कि संतरा, अंजीर, जैतून और अंगूर। और इन्हीं क्षेत्रों में इस प्रकार के फलों का उत्पादन बहुत अधिक होता है, और इसीलिए इन क्षेत्रों में जो वाइन इंडस्ट्री है उसका भी विकास हुआ है। तो आप जब हम उद्योग पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि वहाँ पर जो वाइन इंडस्ट्री है, इनका विकास इन क्षेत्रों में अधिक आपको देखने को मिलेगा। अब हम, तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा? ये महाद्वीपों के पश्चिम और दक्षिण पश्चिमी किनारों पर जो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश है, वहां पर इस प्रकार की वनस्पतियों का विकास हुआ। अच्छा, एनसीईआरटी में कुछ एक दो फैक्ट और दिए हैं, उसे भी सुन लें आप कि भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं और उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां बाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। और यहाँ जो वनस्पति पाई जाती है, कहने का मतलब है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में, वो वहाँ की जलवायु के साथ अपने आप को अनुकूलित कर लेती है, ढाल लेती है, और इनकी जो छाल होती है वो मोटी होती है, जिससे गर्मी के मौसम में जब वहां पर वर्षा नहीं भी हो रही है तो उनका बाष्प उत्सर्जन जो है वो अब कम से कम हो, इसलिए इनकी जो छाल होती है वो काफी मोटी होती है। और भूमध्य सागरीय प्रदेश जो होता है वो फलों की कृषि के कारण इसे क्या कहा जाता है? विश्व का फल उद्यान। विश्व का फल उद्यान किस जलवायु प्रदेश को कहा जाता है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश को विश्व का फल उद्यान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फलों की कृषि बहुत अधिक मात्रा में की जाती है। और चूंकि लोगों ने कृषि करने के लिए इन क्षेत्रों का, वनों का काफी कटाव किया है, तो यहाँ पर आपको अ, जो वन्य जीव हैं वो देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि वन्य जीवों के लिए वनों का होना भी जरूरी है, लेकिन यहाँ पर वनों का कटाव किया गया है कृषि कार्य करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में। अब हम भूमध्य सागरीय जलवायु के बाद हम बढ़ते हैं शंकुधारी वन, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। शंकुधारी वन, आपने शंकुधारी वनों के विषय में भी प्रीवियस क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा है कि इन वनों का विकास आपको एक तो पर्वतों के उच्च भागों में, ऊंचाई पर आपको प्राप्त हो रहे थे, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर कम हो जाता है। इसके अलावा ये उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों में आपको देखने को मिलेंगे, 50 डिग्री से 70 डिग्री नॉर्थ। दक्षिणी अक्षांशों में मुख्य रूप से आपको इसलिए देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि वहां पर स्थल भाग बहुत कम मौजूद है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग ज्यादा है और उत्तरी भाग में आपको स्थल भाग ज्यादा मिलता है। तो आपको, और उच्च अक्षांशों तक आपको स्थल भाग की उपस्थिति के कारण आपको इस प्रकार की वनस्पति देखने को मिल जाती है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में भी आपको ऊंचाई पर शंकुधारी वन आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। तो
कई बार स्टेटमेंट बना देता है कि शंकुधारी वन केवल उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं, तो वो कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि उच्च अक्षांशों के साथ साथ पर्वतीय क्षेत्र में जो ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं पर्वतों के, वहां पर भी आपको शंकुधारी वन देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, ये जो शंकुधारी वन होते हैं, इनकी जो लकड़ी होती है वो सॉफ्ट होती है या नरम होती है, और इसीलिए इसके कुछ एग्जाम्पल भी आपको देख सकते हैं। चीड़ है, देवदार है, ये सब किसके हैं? शंकुधारी वनों के एग्जाम्पल। अच्छा, इनकी लकड़ी थोड़ी मुलायम होती है, इसीलिए इसका उपयोग जो है लुगदी बनाकर कागज के निर्माण, माचिस में, और अ, जो पैकिंग बॉक्स होते हैं, पैकेजिंग बॉक्स, उन्हें बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर जो वन्य प्राणी देखने को मिलेंगे सामान्यतः रजत लोमड़ी, मिंक और ध्रुवी भालू आपको इन क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। तो शंकुधारी वनों के विषय में इतनी बात आप ध्यान रख सकते हैं। इसके फिगर को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं शंकुधारी वनों की। तो इस प्रकार की इनकी पत्तियां होती हैं, नुकीली पत्तियां होती हैं। क्यों? क्योंकि ये ठंडे प्रदेशों में इस प्रकार की वनस्पतियों का विकास होता है, उच्च अक्षांशों में। और जब यहाँ पर जैसे यहाँ पर इस फिगर में जो हिमाच्छादित शंकुधारी वन है, जब यहाँ पर बर्फ की बर्फबारी होती है, तो ये पत्तियों पर ना रुके बहुत देर तक, तो इसलिए इनकी पत्तियां क्या होती हैं? नुकीली होती हैं, ताकि वो टूटे ना और इनमें जो रुका हुआ जल है वो आसानी से नीचे गिर जाए। तो इस प्रकार से वहाँ की जलवायु के साथ अनुकूलित करने के लिए इनकी पत्तियां इस प्रकार से नुकीली आपको देखने को मिलेंगी। और शंकु के आकार का ये वृक्ष आपको देखने को मिलता है लगभग इस टाइप से इसकी आकृति होती है। और लास्ट हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जो ध्रुवीय प्रदेशों में, जो एकदम ध्रुवों के आसपास का जो क्षेत्र है, वहां पर और अत्यधिक ठंड पड़ती है। तो अत्यधिक ठंड पड़ने के कारण सीमित वनस्पतियों का या बहुत कम वनस्पतियों का वहां पर विकास हुआ है। जो ध्रुवीय प्रदेश है, वहां पर आपको बहुत कम वनस्पति देखने को मिलेगी, जैसे कि काई, लाइकेन और बहुत छोटी झाड़ियां आपको। तो काई काई को हम मॉसेस कहते हैं, इंग्लिश में आप लिखना मॉसेस। लाइकेन को तो इंग्लिश में भी लाइकेन ही कहते हैं। और ये आपको किन क्षेत्रों में मिलेगा? जैसे कि यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के जो ध्रुवीय प्रदेश हैं, जो उनका उत्तरी भाग है, जो ध्रुवीय प्रदेश में आता है, जैसे यूरोप का हिस्सा और एशिया का उत्तरी भाग, उत्तरी अमेरिका का भी जो ध्रुवीय प्रदेश है, वो सब इस प्रकार के प्रदेशों के एग्जाम्पल। यहाँ पर जो वन्य प्राणी आपको देखने को मिलेगा, वन्य प्राणी, वो है सील है, वॉलरस है, ध्रुवी उल्लू है, ध्रुवी भालू है। ये सभी आपको कहाँ पर मिलेंगे? ध्रुवीय जलवायु प्रदेश में। और इनके शरीर में आप देखेंगे कि मोटे फर होते हैं और इनकी मोटी चमड़ी होती है, जैसे आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं। ये है वॉलरस, ये है ध्रुवी भालू और ये है सील। तो इनमें जो फर मतलब इनकी जो बाहरी चमड़ी के बाहर जो है बालों का गुच्छा काफी पाया जाता है, ताकि वो इन्हें इन ठंडे प्रदेशों में उनकी गर्माहट को बनाए रख सके। इसलिए इनके शरीर में क्या पाए जाते हैं? मोटी फर की ये परत पाई जाती है। तो इस प्रकार से आप, और मैंने इस फिगर को यहाँ पर ऐड कर दिया है थोड़ा सा, ताकि आप जितनी भी वनस्पतियों के विषय में आपने जो पढ़ा है, उसे आप मार्क कर लें ऐसे पॉलिटिकल मैप में, और किस प्रकार की वनस्पति किन महाद्वीपों के किन हिस्सों में पाई जा रही है। जैसे कि आप 0 डिग्री इक्वेटर यहाँ से आप देखेंगे, तो 0 डिग्री इक्वेटर वाला जो क्षेत्र है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन कौन से देश अवस्थित हैं? इसके बाद आप 10 डिग्री में डिवाइड कर दें इसको, 10 डिग्री यहाँ कहीं से गुजर रहा होगा, तो इसके बीच का जो क्षेत्र होगा, ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? जो 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच का जो क्षेत्र है, यदि ये 0 डिग्री है, ये 10 डिग्री नॉर्थ है और ये 10 डिग्री साउथ है, तो ये जो क्षेत्र है, ये विषुवतीय जलवायु प्रदेश होगा। विषुवतीय जलवायु प्रदेश। तो यहाँ पर आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलेंगी। तो इस क्षेत्र में जो जो देश अवस्थित हैं, वहां पर आपको इस प्रकार की वनस्पति देखने को मिल जाएगी। तो आप इनके पॉलिटिकल मैप को साथ में रख करके इस प्रकार से आप पूरा डिवीजन कर लें कि किन देशों में आपको किस प्रकार के वन देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपने सारे के सभी के बारे में, महाद्वीपों के विषय में विस्तृत रूप से पढ़ा है कि किन कटिबंधों के बीच में आपको किस प्रकार की वनस्पति मिलेगी,
वो महाद्वीप के पूर्वी भाग में मिलेगी या पश्चिमी भाग में मिलेगी, मध्य भाग में मिलेगी। तो इसके बेस में हमने पढ़ा है, तो अब उसको यहाँ से कोरिलेट कर लें कि पॉलिटिकल मैप में कि इन अक्षांशों के बीच में कौन-कौन से देश अवस्थित हैं। एक बार आप 1-2 बार इनको देखते रहें, उससे क्या होगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार के वन किन देशों में आपको देखने को मिल जाएँगे। इसी प्रकार से आप यहाँ से ये 23.5 डिग्री ये कर्क रेखा की लाइन तो दिया ही हुआ है यहाँ पर, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ऐसे ही आप यहाँ पर कहीं 66 डिग्री आर्कटिक वृत्त है, और ये पूरा 90 डिग्री हो जाएगा, ये ध्रुवीय क्षेत्र हो जाएगा। जैसे अभी हमने पढ़ा है कि उत्तरी अमेरिका का जो उत्तरी भाग है, ये यूरोप का उत्तरी भाग है, ए एशिया का उत्तरी भाग है। ये सभी यहाँ पर कौन-सी जलवायु मिल रही थी आपको? ध्रुवीय जलवायु प्रदेश है, जहाँ पर आपको अ, अत्यधिक ठंड के कारण यहाँ पर वनस्पतियों का बहुत कम विकास होता है, या फिर काई, लाइकेन, ये छोटी झाड़ियों का विकास हुआ है। तो आप इस प्रकार से एक पॉलिटिकल मैप में भी मार्क कर सकते हैं कि किस प्रकार के वन आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, उत्तरी भाग में भी और दक्षिणी भाग में भी। तो बस थोड़ा-सा और बचा है, तो उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे, अभी हमने वनों की डिवीज़न काफ़ी डिटेल में अध्ययन कर लिया है। अब हम जो हमारा वनस्पति का वर्गीकरण था, जिसमें हमने वन, घास स्थल और झाड़ियाँ। तो हमने वनों के विषय में डिटेल में पढ़ लिया। अब हम घास स्थल के बारे में देख लेते हैं यहाँ पर। तो घास स्थल या इसे ग्रासलैंड कहते हैं। ये मुख्य रूप से इन्हें 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। 2 भागों में विभाजित करते हैं इसको। एक है उष्णकटिबंधीय घास स्थल ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, और एक है शीतोष्ण घास स्थल या टेम्परेट ग्रासलैंड। तो जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल होंगे, ये कहाँ पर मिलेंगे आपको? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मिलेंगे। शीतोष्ण घास स्थल कहाँ मिलेंगे? शीतोष्ण जलवायु प्रदेश में मिलेंगे। लेकिन शीतोष्ण जलवायु प्रदेश में भी कहाँ मिलेंगे? महाद्वीपों के मध्य भाग में। और उष्णकटिबंधीय घास स्थल भी आपको कहाँ मिलेंगे? महाद्वीपों के मध्य भाग में। लेकिन इनका जो अक्षांशीय विस्तार होगा उष्णकटिबंधीय घास स्थल का, वो उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश में होगा। शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल जो होंगे, इनका भी जो विस्तार होगा कहाँ पर होगा? शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश में होगा, और वो भी महाद्वीपों के मध्य भाग में। तो इसके विषय में भी थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक आपको देखने को मिलेगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक। तो जिसे हमने जब जलवायु प्रदेश का जब डिवीजन किया था, जहां आपको सवाना जलवायु प्रदेश मिल रहा था, तो वो सवाना जलवायु प्रदेश एक प्रकार से क्या है? उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश का ही एग्जाम्पल है, और वहां पर आपको उष्णकटिबंधीय घास स्थल आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर क्या होती है कि निम्न से मध्यम वर्षा होती है, और यहाँ पर जो घास की जो ऊंचाई है वो लगभग 3 से 4 मीटर तक होती है। और यहाँ पर जो वन्यजीव पाए जाते हैं, जैसे कि हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि आपको वन्यजीव देखने को मिलेंगे। और ये जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल हैं, इन्हें विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। कई बार ये मैच द कॉलम में आ जाता है कि जैसे पूर्वी अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय घास स्थल को बोला जाता है सवाना, और इन्हीं के इसी नाम पर सवाना जलवायु प्रदेश का नाम पड़ा है। पूर्वी अफ्रीका में जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, उसे हमने सवाना बोला है, और इसी के नाम पर सवाना जलवायु प्रदेश का नाम पड़ा है। और फिर ब्राजील में इसी घास को बोला जाता है कंपोस। वेनेजुएला में इसे बोला जाता है लानोस। तो इन देशों की अवस्थिति के साथ-साथ आप इनके नाम भी याद रखें। फिर शीतोष्णकटिबंधीय जो घास स्थल हैं, ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में मिलेंगे आपको, और महाद्वीपों के भीतरी भाग में मिलेंगे। यहाँ पर घास जो होती है वो छोटी होती है और पौष्टिक होती है, जबकि यहाँ जो घास की ऊंचाई आपको 3 से 4 मीटर तक मिलती है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल था, यहाँ कुछ मात्रा में घास के साथ में कुछ वृक्ष भी देखने को मिलेंगे आपको, कुछ वृक्ष भी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको केवल और केवल घास देखने को मिलेगी। शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल में आपको घास देखने को मिलेगी। अच्छा, ये और जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है, इन्हें भी विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि अर्जेंटीना में इन्हें पैम्पोस कहते हैं, उत्तरी अमेरिका में पेयरी, दक्षिणी अफ्रीका में बिल्ड, मध्य एशिया में स्टेपी, और ऑस्ट्रेलिया में इसे कहा जाता है डॉन या डाउन्स भी बोलते हैं।
तो इस प्रकार से आप यहाँ से कई बार यूपीएससी ने तो अभी यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन स्टेट पीएससी ने काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं कि कई बार वो अ, शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल का एग्जाम्पल उष्णकटिबंधीय घास स्थल के साथ अ, दे देते हैं, मिसमैच करने के लिए मैच करने के लिए आ जाता है मैच द कॉलम में। तो आपको ध्यान रखना है कि किन देशों में आपको किस प्रकार के घास स्थल देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो सवाना, कंपोस्ट और लानोस हैं, ये उष्णकटिबंधीय घास स्थल के एग्जाम्पल हैं, जबकि ये पैम्पोस, पेरी, बेल्ट, स्टेपी, डाउन्स ये सभी की सभी जो हैं शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल के नाम हैं, जो विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। तो एक दो बार इनका रिवीजन करें तो वो याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। वो कटीली झाड़ियाँ जिन्हें श्रब्स कहते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक बचा है आज का डिस्कशन का। ये महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। पश्चिमी किनारे जिन्हें हमने उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का जो पश्चिमी भाग था, जिसे हमने मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश कहा था, तो उस मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश में ही इनका विकास होगा। ये उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी क्षेत्र में या शुष्क रेगिस्तान में इनका विकास होता है। क्योंकि इस प्रकार की जलवायु में आपको बहुत अधिक गर्मी देखने को मिलती है और वर्षा जो है बहुत कम कम मात्रा में होती है। एक तो तीव्र गर्मी पड़ती है और वर्षा भी बहुत कम मात्रा में होती है, इसलिए यहाँ पर झाड़ियाँ का विकास होता है, जैसे नागफनी हो गया। भारत में आप भारत का महामरुस्थल को ले सकते हैं। अफ्रीका में आप सहारा मरुस्थल को ले सकते हैं, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा, जहाँ पर इस प्रकार की कटोली झाड़ियों का विकास होगा। तो ये जो चैप्टर है आज काफ़ी डिटेल में इसमें डिस्कस कर लिए हैं, तो आप इस चैप्टर को 6th क्लास की एनसीईआरटी का जो लास्ट चैप्टर है, भारत की जलवायु, वनस्पति और वन्यजीव, उसे इसके साथ जोड़कर पढ़ें। इससे आपकी विश्व स्तर पर और भारत के संदर्भ में वनस्पति और जलवायु से संबंधित आपकी समझ बेहतर हो जाएगी। अब हम प्रीवियस ईयर में आए हुए यूपीएससी के कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, ताकि आपको इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस पता लगे। तो हमारा जो क्रम होता है डिस्कशन करने का, तो आज का पहला क्वेश्चन है, ये यूपीएससी ने 2010 में पूछा है कि किसी एक भौगोलिक क्षेत्र की सुस्पष्ट विशेषताएं निम्नलिखित हैं। उष्ण और शुष्क जलवायु, सॉरी, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र की सुस्पष्ट विशेषताएं निम्नलिखित हैं। उष्ण और शुष्क जलवायु, सुहावना और आर्द्र शीतकाल और सदाबहार ऊक वृक्ष। तो ये विशेषताएं हमने कहाँ पर पढ़ी? जहां पर सुहावना और आर्द्र शीतकाल होता है, मतलब शीतकाल का मौसम काफी सुहावना और आर्द्र हो, और उष्ण शुष्क जलवायु होती है। तो ये आपको इस प्रकार की विशेषताएं आपको किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में देखने को मिली थी? तो वो हमें भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में आपको देखने को मिली, और वहां पर ही ओक के वृक्ष भी वहां पर पाए जाते हैं, सदाबहार ओक के वृक्ष। हालांकि इनका जो विकास है वो शीतोष्ण सदाबहार वनों में भी आपको इसका एग्जाम्पल ये वाला देखने को मिला था, ओक के वृक्ष। लेकिन ये जो विशेषता है, सुहावना, आर्द्र और शीतकाल, तो ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र की एक विशेषता है, महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इसका इस प्रकार से यदि आपने डिस्कशन को ध्यान से सुना है तो इन क्वेश्चनों को बड़े इजीली तरीके से आप हल कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आज का कि यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिए जाएं तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन की तुलना में शीघ्र पुनर्जीवित नहीं हो पाता, ऐसा किस लिए है? ये कह रहा है कि यदि उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है, उष्णकटिबंधीय जिन्हें हमने सदाबहार वन बोला था, तो यदि उन वनों को काट दिया जाए तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्जीवित, मतलब फिर से नहीं उग पाते हैं जल्दी से, ऐसा क्यों होता है? इसने ऑप्शन बनाए हैं कि वर्षा वन की मृदा में पोषक तत्वों का अभाव, वर्षा वनों में वृक्षों के प्रभयों की क्षमता, जीवन क्षमता दुर्बल होती है, वर्षा वन की जातियां धीमी गति से बढ़ती है, या विदेशज जातियां वर्षा वन की उर्वर मृदा पर अतिक्रमण कर देती। तो जैसा हम किसी चैप्टर को पढ़ते हैं, यदि हमने एनसीईआरटी को यदि डिस्कस किया है, तो सेम लैंग्वेज में क्वेश्चन डिजाइन नहीं होते हैं। क्वेश्चनों की भाषा में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाता है कि आपने उस चैप्टर को ध्यान से पढ़ा है कि नहीं, कितना समझा है उस विषय के बारे में।
यदि आपकी उस विषय में समझ बेहतर होगी, तभी आप यूपीएससी के क्वेश्चन को ठीक तरीके से सॉल्व कर पाएँगे, अदरवाइज़ आप फँस जाएँगे। क्योंकि सीधे-सीधे क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसका यूज़ करके आना चाहिए, उसका एप्लीकेशन पार्ट भी आपको बनना चाहिए। यदि आपको उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के बारे में पता होगा, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो थे, इनका विकास कहाँ पर हो रहा था? जहाँ पर वर्षा की मात्रा कैसी होती है? अत्यधिक होती है। और यहाँ तापमान भी कैसा था? यहाँ का जो तापमान था, ये भी कैसा होता है? अधिक होता है। यहाँ तापमान भी अधिक था और वर्षा की मात्रा भी अत्यधिक होती है। जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ जो पेड़ों की जो पत्तियाँ होती हैं, उनका जैविक और अजैविक घटन तो होता है, अपघटन तो होता है, लेकिन यहाँ पर जो ह्यूमस का विकास होता है फिर, ये जो ह्यूमस बनती है, ये जो ह्यूमस बनती है, ये जो मतलब जो पत्ते होते हैं पेड़-पौधे के, जब वो गिरते हैं, तो उनका गलन होता है। अपघटन बोला जाता है उसे। और यदि वो ह्यूमस में परिवर्तित होते हैं, तो फिर क्या होता है, यहाँ पर चूँकि वर्षा की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो वर्षा के साथ ये जो पोषक तत्व यहाँ पर डेवलप हुए हैं, जो पोषक तत्व हैं, ये जो पोषक तत्व हैं, ये पोषक तत्व क्या होते हैं, ये इस वर्षा के कारण ये इसके बहाव में क्या हो जाते हैं, बह जाते हैं। और जब ये बहाव के साथ बह जाते हैं, तो फिर क्या हो जाता है, इनका अभाव आपको उन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। तो आपको समझना है कि जहाँ जिन क्षेत्रों में वर्षा बहुत अधिक होती है, वहाँ पर पोषक तत्वों की क्या होगा? अभाव होगा, क्योंकि जो पोषक तत्व होते हैं, वो वर्षा के जल के साथ बह जाते हैं। तो इसका आप इस तरीके से यदि आप समझते हैं, तो ये वाला ऑप्शन को आप टिक कर सकते हैं कि वर्षा वन की मृदा में पोषक तत्वों का क्या होगा? अभाव होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वर्षा बहुत अधिक होती है और साल भर वर्षा होती है, जिसके कारण जो पोषक तत्व वहाँ पर विकसित हुए हैं, तो वो पानी के बहाव के साथ बह जाते हैं, जिसके फलस्वरूप उन पोषक तत्वों का यहाँ पर क्या हो जाता है? अभाव हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट को आपको यूज़ करें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को आप देखते रहें, इससे इसी बात का अंदाज़ा लगेगा कि क्वेश्चन सीधे-सीधे भी हर क्वेश्चन सीधे-सीधे नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चनों को क्वेश्चनों की डेप्थ काफ़ी होती है इसमें। आगे हम और डीप में आगे की क्लासों में और समझ को अपनी बेहतर करेंगे, लेकिन आपको अ, कई बार ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि आप सीधे तरीके से एनसीईआरटी से हल करने की स्थिति में नहीं होंगे। आपको इसकी समझ होना चाहिए और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको अ, एक साथ कई सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करना है। जैसे वहाँ की जलवायु, वहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति है। हो सकता है कि वो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ कंबाइन करके एक क्वेश्चन बना दे, या एक फैक्ट वो 6th क्लास की एनसीईआरटी से उठा ले, 7th क्लास की एनसीईआरटी से एक फैक्ट उठा ले और 11th क्लास की एनसीईआरटी या 12th क्लास की एनसीईआरटी से एक फैक्ट बना के, कूट बना के फिर क्वेश्चन डिज़ाइन कर दे। तो आपको सभी के लिए तैयार रहना है कि वो किसी भी तरीके से यदि क्वेश्चन पूछेगा, तो आप उसे हल करने की स्थिति में हैं। तो इसका आप पहला ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। निम्नलिखित में से कौन-सी विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषता है? विषुवतीय वन मतलब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ जो वृक्ष होते हैं, ये ऊँचे घने वृक्षों की विद्यमानता, जिनके किरीट निरंतर बितान बनाते हैं। बितान मतलब कैनोपी, बितान का मतलब है कैनोपी। और कैनोपी के मैंने पिछले बार मतलब बताया था कि जैसे कि ये कोई वृक्ष होगा, ये कोई वृक्ष है, तो इसका जो क्षेत्र है, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये इसका क्या कहलाता है? कैनोपी कहलाता है। तो यहाँ के जो वृक्ष होते हैं, वो काफ़ी ऊँचे होते हैं, ये बात भी सही है। घने होते हैं, हमने पढ़ा है कि जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, उन्हीं को हम यहाँ पर विषुवतीय वन बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी सघनता इतनी अधिक होती है कि वहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुँच पाता। तो ये बात भी सही है। और इनका बितान बितान बनाते हैं ये काफ़ी, मतलब इनकी कैनोपी काफ़ी विस्तृत होती है, ये बात भी सही है। बहुत सी जातियाँ का सह-अस्तित्व होता है। तो यहाँ पर कई सारी, क्योंकि यहाँ पर जलवायु काफ़ी अनुकूल होती है, वनस्पतियों की भी अधिकता होती है यहाँ पर और जीव-जंतु भी यहाँ पर बहुत सारी, यहाँ पर सबसे अधिक जीव-जंतुओं की विविधता भी होती है और वो एक-दूसरे पर निर्भर भी होते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या कहा गया है? सह-अस्तित्व, क्योंकि वहाँ पर बहुत सी जातियाँ एक-दूसरे पर निर्भर भी करती हैं अपने विकास के लिए।
तो आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है। अधिपादप अधिपादप मतलब जो पेड़ पौधे हैं वो असंख्य किस्मों की विद्यमानता, मतलब उनकी डायवर्सिटी, जो पेड़ पौधों की जो डायवर्सिटी है या विविधता है, मतलब विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये कथन भी एकदम सही है। तो आप उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के विषय में आपने ढंग से पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन भी आपका हल हो जाएगा। तो इसके तो तीनों ऑप्शन इसके सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और आज का लास्ट, ये कब पूछा गया था? ये 2013 में पूछा है यूपीएससी ने। और चौथा क्वेश्चन जो है कि सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। ये मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन आ गया है। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ये यूपीएससी ने 1999 में ये क्वेश्चन को पूछा है। एक तरफ इसने दिया है इमारती लकड़ी और दूसरी सूची में दिया है देशों के नाम। जैसे कि देवदार, अभी हमने पढ़ा है कि देवदार एक शंकुधारी वृक्ष है जो कहाँ पर पाया जाएगा? एक ध्रुवीय क्षेत्रों में भी आपको देखने को मिलेगा, या फिर जो शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आपको देखने को मिल रहे थे, वहां पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो शंकुधारी वन है मुख्य रूप से इन्हें ध्रुवीय क्षेत्रों में मिलेंगे। तो ध्रुवीय प्रदेशों में आपको देखने को मिलेंगे। तो ध्रुवीय प्रदेशों में आपने, यदि पॉलिटिकल मैप को आप इंक्लूड कर लेते हैं, तो हमने क्या पढ़ा था कि अमेरिका का जो उत्तरी भाग है, मतलब उत्तरी अमेरिका का जो उत्तरी भाग है, या फिर यूरोप का जो उत्तरी भाग है, या फिर कहें एशिया का जो ध्रुवीय प्रदेश है या उत्तरी भाग, वो किसमें आ जाता है? ध्रुवीय प्रदेश में आ जाता है। तो वहां पर यदि हम उन प्रदेशों में कौन कौन से देश अवस्थित हैं, यदि हम इनको भी देख लेते हैं पॉलिटिकल मैप में, तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए मैंने वो लास्ट में जब हम डिस्कस कर रहे थे वनों के बारे में, तब हमने एक पॉलिटिकल मैप को इसमें इंक्लूड किया है, ताकि आप उसे भी देखते रहें कि कौन कौन से देश महाद्वीप के किस भाग में अवस्थित हैं, और उसको आपको जोड़ना है कि वो महाद्वीप के किस हिस्से में है, और फिर वहां पर किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। तभी आप इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। क्योंकि हम सिर्फ इतना पता रहे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो इतने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि उन क्षेत्रों में, उस क्षेत्र में पर्टिकुलर उन अक्षांशों के बीच में कौन कौन से देश अवस्थित हैं, यदि हमको थोड़ा आइडिया हो तो हम उसे हल कर सकते हैं। जैसे कि म्यांमार, ये तो म्यांमार की अवस्थिति निम्न अक्षांशों में है लगभग। कनाडा कहाँ पर है? कनाडा आपको कहाँ पर देखने को मिल सकता है? कनाडा जो है, कनाडा का जो हिस्सा आ जाएगा, ये आपका, इसका भी एक भाग जो है, कनाडा का जो हिस्सा है, ये भी ध्रुवीय प्रदेश में आ जाएगा। अच्छा, मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको, मैक्सिको हम कहाँ पर देख रहे हैं? मैक्सिको जो है ये भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ जाएगा। और यदि हम होंडुरास की बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य भाग में अवस्थित है, मतलब मध्य अमेरिका के भाग में होंडुरास अवस्थित है। तो ये भी वहां पर नहीं आएगा। तो ध्रुवीय प्रदेशों में हमें एक ही मिल रहा है, कनाडा। तो हम, यदि हम देवदार वृक्ष को इससे हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें ध्रुवीय प्रदेश में कनाडा मिल जाएगा। डगलस फर के बारे में तो हमने अभी इस चैप्टर में नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं। महोगनी के बारे में हमने पढ़ा है। महोगनी किस प्रकार की वनस्पति है? महोगनी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आपको, यदि आप देखेंगे उस पॉलिटिकल मैप में, तो आपको म्यांमार उस क्षेत्र में मिल जाएगा। तो म्यांमार में आपको वो वन मिल जाएगा। सागौन आपको कहाँ पर मिलेंगे? ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है। सागौन क्या है? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है। तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा? नहीं, महोगनी आपको कहाँ पर मिलेगा? सॉरी, महोगनी जो है ये होंडुरास, मध्य अमेरिकी वाले क्षेत्र में मिलेगा। और सागौन जो है ये म्यांमार में मिलेगा, क्योंकि भारत में भी सागौन बहुत अधिक है। और भारत की जो जलवायु है उसी से थोड़ी मिलती जुलती जलवायु आपको म्यांमार में भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर भी सागौन के वृक्षों का विकास हुआ है म्यांमार में। तो इस प्रकार से यदि आप तीन बिंदुओं को मिला लेते हैं अपनी समझ से, तो आप जो बचा हुआ है उसे आप डगलस को आप किससे मिला दें? मैक्सिको से। तो आपका ये ऑप्शन निकल के आ जाएगा।
ए का आप दूसरा टिक कर सकते हैं, बी का तीसरा, सी का हो जाएगा फोर्थ म्यांमार और डी का 1। तो आपको जरूरी नहीं है कि चारों ऑप्शन पता हो। यदि आप 3 को भी मिला ले जाते हैं तो बचा एक लास्ट हो जाएगा। तो कई बार हो सके आपको 2 ऑप्शन पता हो, तो आप फिर आप 50-50 यूज़ कर सकते हैं, या कहाँ-कहाँ जो कोट बनाया है उसमें आप देख सकते हैं कि वो कहाँ-कहाँ मैच हो रहा है। तो कई बार मैच द कॉलम में भी आप आपको यदि 2 ऑप्शन भी आप बेहतर तरीके से मिला पाते हैं, तो आप रिस्क ले सकते हैं फिर उसको कि आप हल कर सकें। तो इस प्रकार से आप देख लें, ये पूरा चैप्टर हमने आज का डिस्कस कर लिया है, काफ़ी लंबा चैप्टर हो गया ये। आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू।